संघर्ष से बना है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल को पार्टियों ने नहीं बनाया भाई। तो हनुमान बेनीवाल जी जानते हैं कि अगर आज संघर्ष करके मनोज मीणा मजबूत हो गया तो प्रदेश में आगे चल के युवाओं की आवाज़ बनेगा, जनता की आवाज़ बनेगा, लोगों के काम कराएगा। तो कहीं ना कहीं उनका आजकल मनोज के विचार मिलने लगे हैं आरएलपी से। पायलट साहब एक ऐसे लीडर है राजस्थान में जो वो चाह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले राजनीति। तो नरेश को मौका क्यों नहीं दे रहे पायलट साहब? जाट, मीणा, गुजर, यादव, अहीर, हमारे एससी के हमारे भाई तमाम हम भाईचारे के साथ रहे। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि यार इस समाज से लड़ ले, इससे लड़ ले, और जो भाईचारे तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ भी हम। क्या नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जब जब हमें लगता है न्याय की लड़ाई में हमें कूदना है तो हमेशा हनुमान बेनीवाल जी के साथ दिखते हैं। और हनुमान बेनीवाल जी का जो स्नेह खास तौर से जो मुझे मिला है, मैं तो उसके लिए उनका आभारी हूँ। तो मैं राहुल गांधी जी से और पूरी कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितने आप आदिवासी युवाओं को आप आगे ला रहे हो, कितने आदिवासी युवाओं को आपने टिकट दिलवाए? एसेंस नहीं है नरेश में, कभी यहाँ से चुनाव लड़ो, कभी वहाँ से लड़ो, इसीलिए शायद कांग्रेस ने निकाला होगा। तो अब किसका लगा है? मेरे को लगता है कि भजन लाल जी का ग्रहण लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ राजस्थान में आए दिन कभी किसी को बकरी चराने पे मारा जा रहा है, कभी अस्पताल में आग लगाने से 8 लोग मर रहे हैं, ठीक है, कभी कहीं जो बड़े अपराधी है वो बिजनेसमैनों को मार रहे हैं। आप लोग कह रहे हो नरेश चुनाव जीतेगा, लेकिन जीतेगा कैसे? हम लिख के दे दूं आपको 100%। अरविंद केजरीवाल की तरह। अरविंद केजरीवाल तो नहीं हूँ मैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा। एक तो भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी ध्यान ही नहीं दे रहे प्रदेश में क्या हो रहा है। अपराधी बेलगाम है, खुलेआम हिंसा करा रहे हैं, खुलेआम फिरौतियाँ मांग रहे हैं, खुलेआम लोगों को मरवा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री तो साहब राजा है। चिकित्सा मंत्री को तो लोगों ने कह रहे थे कुछ लोग कि मंत्री जी को जगाया गया 6 बजे कि मंत्री साहब को घटना हो गई, तो कहा मेरे छोड़ने दो, घटना को मैंने नहीं देखूंगा, हो गई तो हो गई। हनुमान बेनीवाल जी, मैं कह रहा हूँ कि जो संघर्ष कर रहा है ना उसकी मदद हमेशा करेंगे, चाहे वो मीणाओं में करो, यादवों में करो, गुजरों में करो, ब्राह्मणों में करो, जाठों में करो, कहीं भी करो। कोई संघर्ष वाला व्यक्ति होगा तो हनुमान बेनीवाल जी उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। एक लड़का जो हर जगह राजधानी में या प्रदेश में कोई भी आंदोलन होता है उसमें सबसे पहले पहुंच जाता है, उसका नाम है मनोज मीणा। चाहे एसएमएस का आंदोलन हो या फिर मीणा समाज के एक लड़के को बकरियां चराते हुए वहाँ के लोगों के द्वारा पीट दिया जाता है तो सबसे पहले पहुँच जाता है, या फिर एसआई भर्ती का मामला हो या फिर कोई और अन्य आंदोलन हो जिसमें हनुमान बेनीवाल का सिपाही बनकर आजकल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, वो नाम है मनोज मीणा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम उसी मनोज मीणा से बात करेंगे कि इस वक्त प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, उन सारे मुद्दों पर, चाहे नरेश मीणा का मामला हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जहां आंदोलन करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि जमुआ रामगढ़ में एक नौजवान लड़के की हत्या हो जाती है या फिर यूं कहीं पीट कर उसको मार दिया जाता है, या फिर ऐसे मामले पर भी बात करेंगे डीडवाना कुचामन में जहां पर एक बीजेपी के नेता की हत्या हो जाती है और बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं हैं। उन सारे मामलों पर, आने वाले अंता चुनाव पर भी हम बात करेंगे। राम राम मनोज भाई। राम राम। सबसे पहले तो यही बात करूँगा कि प्रदेश में हो क्या रहा है, युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई मर्डर होता जा रहा है, किसी दिन हत्या हो जाती है, किसी दिन आगजनी हो जाती है। देखो ऐसा है, वर्तमान समय में प्रदेश के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, आप सही कह रहे हो। कहीं क्या इस राजस्थान को ग्रहण लग गया किसी का? मेरे को भी यही लग रहा है कि ग्रहण तो अब किसका लगा है, मेरे को लगता है कि भजन लाल जी का ग्रहण लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ राजस्थान में आए दिन कभी किसी को बकरी चराने पे मारा जा रहा है, कभी अस्पताल में आग लगाने से 8 लोग मर रहे हैं, ठीक है, कभी कहीं जो बड़े अपराधी है वो बिजनेसमैनों को मार रहे हैं, अभी जो मामला चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे रोज़ आपको 10-20 धरने दिखाई देंगे राजस्थान में कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाओ। सड़कों पे लोग बैठे हैं, रोज़ मैं धरनों में पहुंच रहा हूँ, रोज़ न्याय की बात कर रहे हैं, रोज़ लड़ रहे हैं। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में ही हो क्या रहा है। राजस्थान में एक प्रकार से अराजकता का माहौल बन गया, लॉ एंड ऑर्डर का कोई पता नहीं है, लोगों को न्याय मिल नहीं रहा। राजस्थान में जंगल राज जैसे चल रहा हो। लोग कहते थे कि भाई बिहार में कभी जंगल राज रहा है, मेरे को लग रहा है कि बिहार का तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन राजस्थान में मुझे वही दिखाई पड़ रहा है कि लोग
अपने हिसाब से ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। अपराधी बेलगाम है, खुलेआम हिंसा करा रहे हैं, खुलेआम फिरौतियाँ मांग रहे हैं, खुलेआम लोगों को मरवा रहे हैं। और आप देखोगे पुलिस प्रशासन के द्वारा, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बकरी चराने पे हमारे विक्रम मीणा भाई जम्मारामगढ़ के हैं, उनको मार दिया जाता है। फिर उनके लिए हम न्याय की मांग करते हैं। उससे पहले पीप लोधी में 7 मासूम बच्चे स्कूल की छत गिरने से मर जाते हैं। उसको लेकर सरकार से न्याय मांगते रहे, लेकिन सरकार ने उन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजे की जो हम बात कर रहे थे उसको उन्होंने अनसुना कर दिया। और लगातार उसके लिए नरेश मीणा को मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, लगातार नरेश भाई भी आंदोलन कर रहे थे और हम भी लगातार नरेश भाई के साथ में कह रहे थे कि भाई परिवारों को न्याय मिले। और सरकार ने मुआवजे में क्या दिया, 10-10 लाख रुपए बकरियाँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि दलित आदिवासी समाज के साथ एक मजाक है सरकार का। और जो मेरे को लगता है कि वर्तमान हालातों में राजस्थान की स्थिति बहुत बेकार है और कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इसमें सुधार होना चाहिए, ग्रहण जिसका भी लगा हो। लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो राजस्थान में बहुत बेकार हालात हो जाएंगे, राजस्थान की स्थिति खराब हो जाएगी। राजस्थान बहुत अच्छा प्रदेश है, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, बीते दिनों SMS में एक अग्निकांड होता है, छोटी सी बात थी, उसको लेकर अगर सही तरीके से प्रशासन जाग जाता, चेत जाता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन लापरवाही की वजह से 8 लोगों की जान चली जाती है। सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंचते हैं मौके पर। किरोड़ी लाल पहुंचे थे, लेकिन उनकी तरफ से भी क्योंकि उसका मंत्रालय नहीं था और इस वजह से वो देख के आगजनी वाले मामले को, घटना को देख के चले गए। फिर रात को CM साहब आते हैं, लेकिन जिनका डिपार्टमेंट था वो अगले दिन शाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं मैं। देखो, ऐसा है जो घटना हुई SMS में वो बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। 8 लोग वहाँ इलाज के लिए गए हुए थे और वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं और मात्र वहाँ आग लगती है। और वो जो ICU था उसको मैं देखने गया था। उस ICU की हालत ये है कि वो स्टोर के लिए काम आता है, जिसमें कबाड़ खाना पड़ा है। पूरा ICU वो डिसमेंटल है। उसके बावजूद भी उस ICU में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा था और लगातार चिट्ठियाँ अस्पताल के द्वारा लिखी जा रही थी। जो नीचे के कर्मचारी है, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है दीपक महेश्वरी जी SMS अस्पताल के, उनको चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी कि ICU की हालत ठीक नहीं है, इसको आप ठीक कराओ। लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी दीपक महेश्वरी जी है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, चिकित्सा मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब इतनी बड़ी घटना हो गई और 8 लोग वहाँ से उस घटना में चल बसे और वहाँ घायल भी हो गए कई सारे लोग, उसके बावजूद वहाँ रात में किरोड़ी लाल जी जैसे पहुँचे रात में। लेकिन जिस विभाग का मंत्री है गजेंद्र खींवसर जी, वो सोते रहे। उनको 9 बजे पता लगता है कि प्रदेश में ऐसी कोई घटना हो गई SMS अस्पताल में। राजस्थान का दुर्भाग्य, राजस्थान में ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा मंत्री बना रखा है जिसको ये नहीं पता कि SMS अस्पताल के हालात क्या है। और मैं ये कहूँगा कि अगर चिकित्सा विभाग ऐसा विभाग है, अगर कोई जनसेवक हो और जिसका मन हो सेवा करने का, तो इससे अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दीन दुखी है जो SMS अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर SMS की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, तो मैं कह रहा हूँ बहुत लोग दुआएं देते हैं, बहुत लोगों के काम होते हैं। लेकिन चिकित्सा मंत्री तो साहब राजा है। चिकित्सा मंत्री को तो लोगों ने कह रहे थे कुछ लोग कि मंत्री जी को जगाया गया 6 बजे कि मंत्री साहब कोई घटना हो गई, तो कहा मेरे को सोने दो, घटना को मैंने नहीं देखूंगा, हो गई तो हो गई। तो लोग कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि प्रदेश में ऐसे लोग मंत्री बन के राजपाट में ये होता होगा कि रात को 12 बजे राजा साहब को जगाया नहीं जाता है, इसीलिए 12 बजे घटना सुबह 9 बजे पता चलती है। सुनो, वो तो राजपाट में जो हो रहा है वो सामने ही है कि ये तो वही है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा। एक तो भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी ध्यान ही नहीं दे रहे प्रदेश में क्या हो रहा है। भजन लाल जी वहाँ गए रात में, चलो भजन लाल जी पहुँच गए, भजन लाल जी से पीड़ितों से एक बार भी नहीं मिले, वहाँ पहुँचे भजन लाल जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी वहाँ चले गए तो आपने वहाँ क्या किया जाके? आपने क्या दीपक महेश्वरी का इस्तीफा लिया? क्या आपने वहाँ चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा लिया? क्या आपने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिलाए, उनको नौकरी दिलाई? सब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं वहाँ गया SMS अस्पताल में हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, और हनुमान बेनीवाल जी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, दीनहीन पीड़ित शोषित वंचितों के साथ में रहते हैं। लेकिन जब हमने वहाँ जाके पूछा कि भाई क्या दिया परिवारों को, तो वहाँ के लोग बता रहे थे, जो वहाँ पेशेंट भर्ती थे उनसे मिले थे, जो घायल हुए थे, उन्होंने कहा कि हम पे दबाव बनाया गया, हमसे ये कहा गया कि जो मिल रहा है वो ले लो, ये तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगाएंगे, तुम्हें भी परेशान करेंगे। और ज़बरदस्ती तरीके से उन पीड़ित परिवारों को, जो 8 लोगों का जो परिवार था वो 8 लोग चल बसे, उनके परिवारों को जोर ज़बरदस्ती डरा के धमका के
भजन लाल जी ने SMS से भिजवा दिया, सेटलमेंट कर लिया, साठगांठ कर ली, और नहीं तो इतनी बड़ी घटना घटित हुई और भजन लाल जी लिपापोती में लग गए। भजन लाल जी को ये था कि कहीं ना कहीं राजस्थान के लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो जाए, कहीं लड़ने वाले लोग नहीं आ जाए, कहीं आंदोलन नहीं बढ़ जाए। और भजन लाल जी ने मैं खुद पहुँच के अपने लोगों से कह के पुलिस से बल प्रयोग करके लाठी के दम पे उस आंदोलन को कुचला, आंदोलन को ख़त्म किया और उन लोगों को, पीड़ित परिवारों को वहाँ से उन्होंने भेज दिया। हनुमान बेनीवाल ने भेजे थे अपने सिपाहियों को, उनको भी दबा कर जेल में डाल दिया। जो भी उस दौरान अस्पताल के बाहर पहुंचा उन सबको पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। और ये दिखाता है कि भजन लाल जी की पुलिस कितनी डरती है कि अगर कोई न्याय की आवाज़ उठा रहा है तो उसको जेल में डाल दो, कोई अगर लोगों के लिए हक की बात कर रहा है तो उसको जेल में डाल दो, कोई अगर ठीक बात कर रहा है तो उसको प्रताड़ित करो, परेशान करो, ED CBI लगाओ, पुलिस लगाओ, SOG लगाओ। तो ये ठीक बात नहीं है। भजन लाल जी, राज तो क्या है कि परमानेंट नहीं रहेगा, राज तो बदल जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पे आप इस प्रकार से करोगे तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा था जब हनुमान बेनीवाल SMS में पहुंचे थे तो जिस ICU में आग लगी थी उसके ताला लगा दिया गया था। जब शाम को हनुमान बेनीवाल, आप भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तो वो क्या मामला था जब हनुमान बेनीवाल उस अधिकारी से बात कर रहे थे, कोई चिकित्सा का कोई विभाग का डिपार्टमेंट था, वो पूछ रहे थे कि कौन सा ICU था, तो बता रहे थे साहब ये ICU था और ये ICU में वो घटना घटित हुई और ये ICU उस स्थिति में नहीं है जो मरीजों को रखा जाए, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मरीजों को यहाँ रखा गया। और हम जो अस्पताल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे हमने निवेदन किया कि साहब ये ICU ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, चिकित्सा मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, कोई सुन ही नहीं रहा कि हालात क्या है SMS के। SMS साहब मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा अस्पताल है कि मैं कह रहा हूँ कि कई जिलों के बराबर लोग आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं। और मैं कह रहा हूँ राजस्थान से नहीं, हरियाणा के लोग भी SMS आते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। अब वहाँ की सरकारें नहीं कर रही होंगी तो यहाँ आ जाते इलाज के लिए तो, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी व्यस्तता SMS होने के बावजूद उसमें इस प्रकार की चूक हो जाना मरीजों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। और SMS जैसे बड़े अस्पताल में चीज़ें दुरुस्त रहनी चाहिए, ठीक रहनी चाहिए। और इन्होंने इस्तीफा किसका लिया? भाटी का, जो वो भी वहाँ SMS अस्पताल में वो भी अधिकारी है, उनका इस्तीफा लिया। एक दलित समाज के आने वाले व्यक्ति का आपने इस्तीफा लिया, भाई वही जिम्मेदार है कि उस घटना के? क्यों इस्तीफा नहीं लिया आपने दीपक महेश्वरी जी का? क्या लगता है दीपक महेश्वरी जी भजन लाल जी बताओ मेरे को। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर भी जातिवाद के रूप में भेदभाव देखने को मिलता है। कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसके ऊपर कार्रवाई कर दी, भाटी जी के ऊपर। चलो ठीक है, हम तो कह रहे हैं भाटी जी के ऊपर, भाटी जी अगर इन्वॉल्व है तो कार्रवाई भाटी जी के ऊपर हुई, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन दीपक महेश्वरी क्यों बचाया? उस पर करो कार्रवाई, क्यों बचा रहे हो उसको बताओ मुझे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भजन लाल जी कार्रवाई उस हिसाब से कर रहे हैं कि कैसे करके दलित आदिवासियों को शोषण किया जाए, और वही दिख भी रहा है सबके सामने। तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी को सोच बदलनी चाहिए। अच्छा, सोच बदलने से चाहिए। इससे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में अभी उपचुनाव हैं अंता के अंदर, और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दी है भाया रे भाया प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दिया है। भाया रे भाया प्रमोद जैन भाया, और भाया ने खूब खाया। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था जब वो पिछली बार चुनाव में आए थे। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वहाँ से नरेश ने भी ऐलान कर दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का, क्या कुछ देखते हैं आप? देखो ऐसा है, नरेश भाई लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे। 2003 में वो महासचिव बने NSUI के सिंबल पे, और वो अध्यक्ष भी बनते, लेकिन चुनाव बंद हो गए, और उनके पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे। और वो व्यक्ति लगातार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा और कांग्रेस के लिए हमेशा वो तैयार रहा। 2018 में मेरे जितना ध्यान आ रहा है कि सचिन पायलट जी की अगुवाई में कांग्रेस उनको ज्वाइन कराई गई और उनसे कहा गया कि 18 में आपका ध्यान रखेंगे, आपको हम टिकट देंगे। और 2018 में जब चुनाव आए, जब टिकट का समय आया, तो नरेश मीणा से कहा गया कि आप धैर्य रखो, आप चुनाव मत लड़ो। तो नरेश मीणा ने कहा कि ठीक है, मैं धैर्य रखूँगा, मैं पार्टी का साथ दूंगा, पार्टी के नेताओं का मैं प्रचार करूंगा। कई दर्जनों पर सीटों पर उस समय नरेश मीणा जी ने प्रचार करा और कांग्रेस की मदद करी। उसके बाद 2023 की आती है। 2023 में फिर उसने कहा
कि अब तो मैंने धैर्य भी रख लिया, इंतजार भी कर लिया, अब तो मेरे को टिकट दो। फिर वो छिपा बड़ोद से टिकट मांग रहे थे, छिपा बड़ोद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ा और वहाँ 45,000 वोट वो लेके आए, जनता का सहयोग मिला, साथ मिला। चुनाव बखूबी नहीं जीते, लेकिन लोगों का दिल उन्होंने जीता छिपा बड़ोद में। जिस हाडोती में प्रमोद जैन भाया का खौफ चलता है, जिस हाडोती में प्रमोद जैन भाया कहता है कि यहाँ का मठाधीश मैं हूँ, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, वहाँ 45,000 वोट हिला दिए नरेश भाई ने वहाँ जाके हाडोती में, छिपा बड़ोद में। वो चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि आप धैर्य रखो, आपको उपचुनाव में देख लेंगे कहीं, कोई बात नहीं, आप अच्छे लीडर हो। देवली में उपचुनाव हुए, फिर टिकट मांगा, फिर उनका टिकट उन्होंने काट दिया, फिर टिकट नहीं मिला। और अब फिर बात जब अंत उपचुनाव की आई, फिर नरेश भाई ने कहा कि मेरे को छिपा बड़ोद में आपने रोक लिया, देवली में भी रोक दिया, देवली में भी वो 60,000 वोट लेके आए, तो अब तो मेरा टिकट बनता है, जनता मेरे साथ है, जनता मुझे वोट दे रही है। उसके बावजूद भी उनका टिकट जिस प्रकार से काटा गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब इन हालातों में काटा गया है, जब आदरणीय राहुल गांधी जी जब दलित आदिवासियों की बात करते हैं, जब आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं आदिवासी युवा लीडरशिप को चाहता हूं, तो मैं राहुल गांधी जी से और पूरी कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने आप आदिवासी युवाओं को आप आगे ला रहे हो, कितने आदिवासी युवाओं को आपने टिकट दिलवाए। तो हाँ, राहुल गांधी जी भी इस बात पर विचार करें। हम भी राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। भाई मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मैं तो एज ए विपक्ष में है, वो हम भी विपक्ष में ही सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से राहुल गांधी जब बात करते हैं तो हिस्सेदारी की, भागीदारी की बात राहुल गांधी जी करते हैं। फिर मेरे को ये लगता है कभी ना कभी कि राहुल गांधी जी तो चाहते हैं शायद कि आदिवासियों को मौका मिले, दलितों को मौका मिले, ओबीसी को मौका मिले, लेकिन जो राजस्थान की जो लीडरशिप है, जो राजस्थान की लीडरशिप है, यहाँ जो बैठे मठाधीश बन के, वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा अंता से एमएलए बने, कांग्रेस सिंबल पे एमएलए बने। उनको ये डर लगता है कि नरेश मीणा एमएलए बनता है, हमारे कैडर का व्यक्ति हो जाएगा, राजस्थान में इनका वजूद बन जाएगा, और दो उपचुनाव लड़ लिए और अच्छा उनमें से इनको समर्थन मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके डर है। और इसीलिए वो राहुल गांधी से और कांग्रेस से नरेश भाई को दूर रखना चाहते हैं कि इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। चाहे प्रमोद जैन भाया को, जो भ्रष्टाचारी प्रमोद जैन भाया, जिसमें दर्जनों आरोप है भ्रष्टाचार के, उसी को टिकट दे दिया। जो हाडोती में जिसने जंगल राज फैला दिया, जिस हाडोती को जिसने लूट खाया, जो प्रमोद जैन भाया ने वहाँ कुछ नहीं छोड़ा, रेत को खा गया, मिट्टी को खा गया, बजरी को खा गया, रोडियों को खा गया, और जनता का शोषण उस व्यक्ति ने करा और प्रमोद जैन भाया को फिर टिकट दे दिया। क्या कांग्रेस के पास अंत में प्रमोद जैन भाई के अलावा चेहरा ही नहीं है? एक ही चेहरा प्रमोद जैन भाया, और कोई चेहरा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये आदरणीय राहुल गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उनकी विचारधारा की कांग्रेस नहीं है, ये गुटबाजी की कांग्रेस है। और ये राजस्थान में जो लीडरशिपों में जो गुटबाजी है, उन्हीं का परिणाम है कि नरेश भाई को इस बार भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि नरेश भाई के पास में जनता का टिकट है और 100% इस बार वो अंता से विधानसभा पहुंचेंगे। अच्छा, एक रंधावा का बयान आता है कि नरेश को पेशेंस रखना चाहिए, सोशल मीडिया ट्विटर से टिकट थोड़ी मिलती है। तो मैं कहूँगा रंधावा जी, आप तो बताओ कि टिकट कैसे मिलती है, वो तरीका बताओ। रंधावा जी से आप भी पूछना कभी मिलो तो। रंधावा जी, आप सीनियर लीडर हो, आप बुजुर्ग हो, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप तो बताओ टिकट मिलेगी कैसे? जिस व्यक्ति ने छिपा बड़ोद में निर्दलीय 45,000 वोट लिए हो, जिस व्यक्ति ने देवली उनियारा में 60,000 वोट लिया हो, टिकट का पैरामीटर क्या है? चापलूसी, गुलामाई, क्या पैरामीटर है बताओ मेरे को। या रंधावा जी ये भी बताएं कि उनको टिकट कैसे मिली लोकसभा की। बात करें रंधावा जी कि उनको कैसे मिली, ट्विटर से मिली, कि राहुल गांधी से मिलने से मिली, कि कांग्रेस में चापलूसी करने से मिली, या किसी नेता की हाजिरी लगाने से मिली। तो रंधावा जी बताएं एक बार कि टिकट का रास्ता क्या है। फिर हम भी बात करेंगे नरेश भाई से कि नरेश भाई, आप जिस पार्टी में हो, जिस पार्टी की आप बात करते हो, उनका फॉर्मेट टिकट का ये है, इसमें जाओ आप, टिकट देंगे या आपको। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रंधावा जी डरे हुए कि नरेश मीणा की टिकट तो काट दी, लेकिन प्रचार कैसे करेंगे? अंत में प्रचार नहीं करने देगी जनता भाई। तो एक पर्चा भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि नरेश मीणा को 6 साल की कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया, क्योंकि पहले ही निष्कासित कर दिया, तो आज फिर पर्चा लीक क्यों हो रहा है? ये मेरे को लगता है कि रंधावा जी क्या पंजाब ज्यादा रहते हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, कि बाई इलेक्शन में ही उनको निकाल दिया था पार्टी से। तो बुजुर्ग आदमी है और मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि रंधावा जी भूल जाते हैं कि भाई नरेश भाई तो छिपा बड़ोद के समय ही पार्टी से निकाल दिए गए, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं मेरा पुराना बैकग्राउंड रहा है तो मेरे को
आप कंसिडर करो, टिकट दो, वो उनका हक है। लेकिन वो पार्टी से पहले निकाल दिए गए। देवली में भी उन्हें निकाला, उन पे कहा कि हमारी पार्टी में नहीं है नरेश भाई। अब जब अंता से उनका टिकट नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा 6 साल के लिए निकाल रहे हैं। नरेश ने डिसिप्लिन नहीं रखा। भाई कौन सा डिसिप्लिन नहीं रखा मेरे को बताओ? क्या किसी के साथ कोई हाथापाई करी है, किसी को गाली दे दी, या किसी के साथ कोई अभद्र टिप्पणी कर दी? क्या कर दिया? कोई गलत नहीं करा। पार्टी की गाइडलाइन तो नहीं मानी ना नरेश ने। क्या होती है गाइडलाइन बताओ? रंधावाजी पैसेंस नहीं है नरेश में। रंधावाजी कभी यहाँ से चुनाव लड़ो, कभी वहाँ से लड़ो, इसीलिए शायद कांग्रेस ने निकाला होगा। इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो, और जिस व्यक्ति को अगर ऐसे लोग मठाधीश कांग्रेस में जो बैठे हो मौका देना नहीं चाहते हो, तो वो तो गलत है। अब मैं कह रहा हूँ धैर्य की बात ये करते हैं लोग। अब धैर्य की बात ये जब नहीं करते जो कांग्रेस में बैठे लोग अपने पुत्रों को टिकट दिलाते हैं, उनके लिए तो नहीं कहते हैं कि हमारा बेटे को भी धैर्य रखना चाहिए। नरेश को ही धैर्य रखना है, बाकी लोगों को धैर्य नहीं रखना। भाई आप अपने बेटों को सांसद का टिकट दिला रहे हो, आप अपने बेटों को एमएलए बना रहे हो, आप अपने बेटों को आगे ला रहे हो, तब तो आप बात नहीं करोगे ये सारी चीज़ें धैर्य की। नरेश भाई के उसमें ही आप धैर्य की बात करोगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि रंधावाजी एक तो गाइडलाइन ले बताएं कि कौन सी गाइडलाइन उन्होंने नहीं मानी। दूसरा, रंधावाजी को क्या है कि अब उम्र भी हो गई तो चीज़ें क्या भूल भी जाते हैं। उनको पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि नरेश मीणा पार्टी में भागी है, और पहले वो मजबूरी में उसे छिपा पड़ो लड़ना पड़ा, देवली लड़ना पड़ा। तो आप पार्टी से इतने दिन बाद निकाल रहे हो क्या? आपको ध्यान पड़ा है क्या नरेश मीणा बागी था? कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रंधावाजी को पता है नहीं राजस्थान में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो रंधावाजा की गलती है, जो खुद वो प्रभारी है उनकी गलती है, नरेश भाई की कोई गलती नहीं। अच्छा, डोटासरा जी का भी एक बयान आता है मीडिया में, उनसे पूछा जाता है कि नरेश को लेकर, तो वो कहते हैं किस बात की टिकट, किस चीज़ की टिकट, नरेश को किस बात की टिकट दी जाए? टिकट किस बात की मिलती है? टिकट मिलती है जनता के लिए चुनाव लड़ने के लिए, टिकट मिलती है जनता के लिए काम करने पर। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि डोटासरा जी को जब टिकट मिली किस बात की मिली थी। भाई डोटासरा जी ये भी बताए ना कि उनको जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी तो किस बात के लिए दी। डोटासरा जी का तो कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा नहीं होगा। डोटासरा जी तो कभी निर्दलीय 60,000 50,000 वोट लेके आए नहीं होंगे। किस बात की टिकट मिली डोटासरा जी को? खुद का भी बताओ कि मेरे को इस बात की मिली, नरेश को इस बात के लिए नहीं दे रहे, फलाने को इस बात की दे रहे। भाई वो कौन कौन सी बात है सारी जो वो कह रहे हैं ना किस बात की टिकट है, तो बताओ कौन सी बात के लिए आपको टिकट दी गई? कांग्रेस नरेश को इसलिए भी टिकट नहीं देती होगी कि जिस तरीके का लहजा नरेश के अंदर है, बोलने की सभ्यता नहीं है, जिस तरीके से नेताओं को तू तड़ाक से बोलते हैं। देखो ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है, लहजा वगैरह राजनीति में पैसेंस और सबसे बड़ी सभ्यता होती है जरूरी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। डिसिप्लिन होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा होता है जो छोटा हो बड़ा हो। सुनो मेरी बात, अगर बड़ा है तो उसको जी लगाकर बोलना चाहिए। ऐसा है, मान सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे कल जिस तरीके से नरेश ने डोटासरा को लेकर आरोप लगाए, क्या आरोप लगाया कि उन्होंने कितने लोगों का भविष्य खराब कर दिया, किस तरीके, उनका कोई प्रूफ है? एक ओहदा होता है उसके लिए भी नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है आरोप क्या लगाए। उन्होंने लाइव आकर बोला है डोटासरा जी के लिए, मैंने लाइव देखा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन मेरे को कोई ऐसे विशेष रूप से कोई चीज़ें दिखाई नहीं पड़ी जो मैं ये कहूँ कि नरेश भाई इस व्यक्ति के मान सम्मान नहीं कर रहे, इस व्यक्ति का नहीं कर रहे, इस व्यक्ति को नहीं कह रहे। सबके साथ मान सम्मान। शहीद स्मारक पे भरे मंच पे बोला था सीएम साहब के लिए, भजन लाल जी के लिए। क्या बोला? किस तरीके से भजन लाल सुन ले तू, ये फलान सिंह सुन ले तू, अपने वीडियो पड़े वो बोलने लायक। सुनो मेरी बात, ऐसा है आदमी जब परेशान, ऐसा लगता है जैसे फ्रस्ट्रेट होना। नहीं, सुनो मेरी बात, आदमी जब परेशान होता है, आदमी जब पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की बात कर रहा हो और सरकार उसे दरकिनार करे, सरकार उसे सुने नहीं, जब आदमी भूखा बैठा हो 15-15 दिन और गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे, तो आदमी के क्या अंदर की भावना होती है, आदमी क्या दुखी होता है। तो आदमी क्या है कि उस समय कोई दो बात निकल भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में सुनो मेरी, चलो मान लिया वो, तो चलो मान लिया, चलो मान लिया वो निकल गया। सुनो मेरी बात, इन नेताओं की आप बात कर रहे हो, इन नेताओं से आप जाके मिलोगे ना तो ये आपको पता लगेगा कि अपने कार्यकर्ताओं कितनी गाड़ी काटते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पर्दे के पीछे जो होता है वो, मैं कह रहा हूं पर्दे के सामने, सुनो पर्दे के पीछे क्यों काटनी है? क्या कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है कि पर्दे के पीछे कार्यकर्ताओं? लेकिन नरेश की तरफ मंच पे तो नहीं देते, लात गुस्से तो नहीं देते। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पॉलिटिक्स में हिंसा ठीक नहीं है, मैं कभी हिंसा का सपोर्टर नहीं हूँ। अच्छा, कल परसों की एक डिबेट देख लो, डिबेट में किस तरीके से बोल रहे थे नरेश। क्या करे, आपने नहीं देखा? एक न्यूज़ 18 की जो डिबेट थी उसमें वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस का वो प्रवक्ता है, मुझे बोला तूने कौन सा प्रधान का चुनाव लड़ा है, पंचायत का चुनाव लड़ा, इस तरीके की भाषा शोभा देती है। सुनो ऐसा है, वो ये कह रहे थे
कि कांग्रेस बीजेपी के लोगों को मैं देख लूँगा, और उसके क्या है कि दूसरे मतलब जो भाषा थी वो शोभा देती है। सुनो सही मेरी बात, उसके दूसरे मतलब निकाल रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई जब अंत में जब चुनाव जब हो रहा है, जब कांग्रेस बीजेपी प्रचार करने आएगी तो हम जनता हमारे साथ है, तो आपको रैली जब आप करोगे तो जनता आपका सपोर्ट नहीं करेगी। उस रैली में भी नरेश के नारे लगेंगे, कांग्रेस की में, बीजेपी में भी उसी के नारे लगेंगे नरेश के। तो कहीं ना कहीं जो मेरे को लग रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई अंत तुम आओगे तो देख लेंगे। और जो आप कह रहे हो कि प्रवक्ता के लिए ये कह दिया कि आप ये हो कि वो नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें देखो ऐसा है कि कोई व्यक्ति दूसरा भी इस बात का ध्यान रखे कि आप किस व्यक्ति से कैसा बोल रहे हो, और बाकी पूरी चीज़ें तो मुझे ध्यान भी नहीं है उन्होंने क्या बोला है। लेकिन मेरा को ये मानना है कि राजनीति में संस्कार, सभ्यता और सम्मान हर व्यक्ति के लिए रखना चाहिए। नरेश की टिकट कटने के पीछे एक कारण तो ये भी तो नहीं है कि सिर्फ एक पायलट साहब के पीछे रहना, पायलट साहब की जी हुजूरी करना, गुटबाजी में बटे रहना। मुझे नहीं लगता कोई जीजूरी की बात है। पायलट साहब एक ऐसे लीडर है राजस्थान में जो वो चाह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले राजनीति तो में। नरेश को मौका क्यों नहीं दे रहे पायलट साहब? सुनो तो सही मेरी बात। पायलट साहब ने जैसे जितने भी उनके साथ में जो एमएलए रहते हैं, चाहे मुकेश भाकर जी हो, चाहे मनीष यादव जी हो, चाहे रामनिवास गावड़े जी हो, चाहे सी प्रकाश जी को उन्होंने टिकट दिलाया, तो ऐसे मतलब तमाम वो 8-10 लोगों को उन्होंने एमएलए बनाया है। और कहीं ना कहीं उनका मन है कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े। और राहुल गांधी जी खुद युवा है और वो कहते हैं कांग्रेस के लिए कि भाई कि हमारी पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, और उस गाइडलाइन पे पायलट साहब काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि नरेश भाई वाले मामले में कहीं ना कहीं पायलट साहब तो उनके पक्ष में रहे, लेकिन जो पार्टी के और नेता है जो नहीं चाहते कि नरेश मीणा एमएलए बन जाए, वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा कद बढ़ जाए, वो नहीं चाहते कि हमारे साथ नरेश मीणा कुर्सी लगा के बैठे, तो कहीं ना कहीं जब पायलट साहब नरेश भाई के लिए पैर भी करते हुए तो कहीं ना कहीं वो लोग आड़े आते हैं। अगर पायलट साहब चाहते हैं कि नरेश मीणा को टिकट मिले, जिस तरीके से जयपुर लोकसभा में अनिल चोपड़ा के लिए पायलट लड़ लेते हैं, तो नरेश मीणा के लिए चुनाव के अंदर टिकट क्यों नहीं लड़ते हैं पायलट साहब? देखो ऐसा है भाई, मैं कांग्रेस में तो नहीं हूँ, ठीक है, और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पायलट साहब पे जहाँ कोशिश हो रही होगी नरेश भाई के लिए उन्होंने करी होगी, और क्या पता लड़े भी होंगे अपने, क्या पता पार्टी मीटिंग में अंदर क्या होता है वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो सड़कों पर लड़ने वाले लोगों का प्रवक्ता हूँ, मैं तो संघर्ष करने वाले लोगों का प्रवक्ता हूँ, मैं तो राजस्थान की जनता का प्रवक्ता हूँ। अच्छा चलो बता दीजिए, ये बता दीजिए अब अंत में क्या कुछ होने वाला है? अंत में सीधी गणित है कि नरेश मीणा जी चुनाव जीतेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। कैसे जीतेंगे? आप लोग कह रहे हो नरेश चुनाव जीतेगा, लेकिन जीतेगा कैसे? हम लिख के दे दूं आपको 100%। अरविंद केजरीवाल की तरह? अरविंद केजरीवाल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जनता का मन है, जनता का जो मन है वो ये है कि नरेश मीणा को इस बार विधानसभा हम पहुँचाएंगे। अंता के बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपका बारे में प्रचार करना है नरेश भाई का, हम सब नरेश भाई के साथ हैं। क्या नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी तो सदैव साथ है। सुनो मेरी बात ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी का पूरा मन है कि नरेश मीणा एमएलए बने, चाहे वो साथ बने, कैसे भी बने, निर्दलीय बने, सिंबल पे बने, नरेश मीणा एमएलए बने, क्योंकि हनुमान बेनीवाल या चंद्रशेखर रावण के साथ जाएंगे नरेश मीणा? देखो जाने का निर्णय तो फाइनली नरेश भाई करेगा, लेकिन मेरे को जो लगता है कि नरेश मीणा जी चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, और निर्दलीय वो चुनाव जीतेंगे, और सब लोग ये साथ हैं, सब लोगों का मन है और नरेश मीणा एमएलए बने, और हनुमान जी का उनको आशीर्वाद है, सहयोग है, और हमेशा हनुमान जी का मन नरेश भाई की तरफ रहा है और हमेशा वो मदद करते हैं। लेकिन नरेश का मन डगमगाता है हनुमान बेनीवाल के साथ भी, क्योंकि जब जेल से बाहर आए थे तो कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से मेरा मन नहीं है। आपने देखा हुआ वीडियो खूब वायरल हुआ, वो ये कह रहा था कि राजनीतिक रूप तालमेल नहीं बैठता आरएलपी के साथ, ऐसा कुछ कह रहे होंगे। बाकी मेरा ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल जी का नरेश भाई भी पूरा सम्मान करते हैं और मनोज मीणा भी पूरा सम्मान करता है। जब जब हमें लगता है न्याय की लड़ाई में हमें कूदना है तो हमेशा हनुमान बेनीवाल जी के साथ दिखते हैं, और हनुमान बेनीवाल जी का जो स्नेह खास तौर से जो मुझे मिला है, मैं तो उसके लिए उनका आभारी हूँ कि उनका एक प्रकार से भाई की तरह उन्होंने मुझे स्नेह दिया, और हमेशा जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने साथ रखा, और हमेशा वो कहते हैं कि तुम तो मजबूती से काम करो, संघर्ष करो, हनुमान बैठा है, कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगा। कहीं ऐसा तो हमें भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान बेनीवाल मीणाओं में मनोज मीणा को एक नया नेता तैयार कर रहे हैं? देखो हनुमान बेनीवाल जी, मैं कह रहा हूँ कि जो संघर्ष कर रहा है ना उसकी मदद हमेशा करेंगे, चाहे वो मीणाओं में करो, यादवों में करो, गुजरों में करो, ब्राह्मणों में करो, जाठों में करो, कहीं भी करो, कोई संघर्ष वाला व्यक्ति होगा तो
तो हनुमान बेनीवाल जी उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने संघर्ष देखा है, संघर्ष से बना है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल को पार्टियों ने नहीं बनाया भाई। तो हनुमान बेनीवाल जी जानते हैं कि अगर आज संघर्ष करके मनोज मीणा मजबूत हो गया तो प्रदेश में आगे चल के युवाओं की आवाज़ बनेगा, जनता की आवाज़ बनेगा, लोगों के काम कराएगा। तो कहीं ना कहीं उनका आजकल मनोज के विचार मिलने लग गए आरएलपी से। नहीं, मैं हनुमान जी के हमेशा साथ हूँ, जहाँ उनका आदेश है मैं उनके साथ खड़ा हूँ और पूरी मजबूती से खड़ा हूँ। उनकी एक आवाज़ में उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और पूरी ताकत के साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में खड़े हैं। कभी भी हनुमान जी को पीठ नहीं दिखाएगा मनोज मीणा। अच्छा, एक बीते दिनों आपके समाज के कुछ सरपंचों के वीडियो बहुत वायरल हुए थे, आपने देखे होंगे। वो मीणा समाज के नरेश को लेकर बहुत कुछ बोला था उन लोगों सुनो, ऐसा तो बहुत बड़ा समाज है हमारा और सब प्रकार के लोग हैं, तो ऐसे वीडियोज वगैरह तो चलते रहते हैं। लोग तो कह रहे थे किरोड़ी लाल के आदमी हूँ। और मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तरह तरह की बातें आती हैं। देखते तो आप सबों पर बोलते कम हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं खूब बोलता हूँ, 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ। बोलने को तो आज जितना मनोज मीणा खुल के बोलता है, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं सड़क पे हूँ। मैं सड़क पे बैठ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन कभी मेरी आवाज़ रुक नहीं सकती, कभी थम नहीं सकती। जहाँ जरूरत पड़ेगी लोगों के लिए बोलूँगा। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ये मेरे विचार ये हैं कि मैं जो असामाजिक लोग हैं, जो समाजों को एक प्रकार से लड़ाना चाहते हैं और भाईचारे की बात नहीं करते, मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं फोकस नहीं रखता हूँ। फिर कौन क्या कह रहा है? अब ऐसे तो बहुत सारे लोग सब समाजों में मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको हर समाज में अपवाद मिलेंगे, जो कहीं तो कौन सी बात करेंगे, कभी क्या लड़ाई की, कभी झगड़े की। और आजकल तो ऐसा है, 250-300 रुपये का रिचार्ज होता है, आज 5G नेट आता है, अनलिमिटेड नेट मिलता है। आप कितनी पंचायती करो, फेसबुक लाइव देख के, इंस्टाग्राम लाइव देख के, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के। सब व्यक्तियों का व्यक्ति की आज़ादी है, रोक किसी को सकते है नहीं है। तो सब व्यक्तियों का अपना अपना विचार है, अपने अपने आधार है। और कोई व्यक्ति अगर भाईचारे को तोड़ने की बात करता है तो हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब जाट, मीणा, गुजर, यादव, अहीर, हमारे SC के हमारे भाई तमाम हम भाईचारे के साथ रहे। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि यार इस समाज से लड़ ले, इससे लड़ ले। और जो भाईचारे को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ भी हम भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे। आज हम देखो, जाट मीणा हमेशा बैठते हैं, आप पत्रकार हो लेकिन आप कम्युनिटी जाट है, ठीक है। हमारा सबसे प्रेम हनुमान जी के साथ हम रहते हैं, हमेशा भाइयों के साथ में रहते हैं, गुजरों के साथ रहते हैं हम पूर्वी राजस्थान में। यहाँ हमारे यादव, हमारे सारे मित्र जयपुर में, और हमारे जो SC के भाई है सब हमारे साथ में ही रहते हैं। हमारे जनरल कम्युनिटी में खूब बढ़िया ब्राह्मणों के लोग भी मित्र हैं हमारे। तो सब लोगों में भाईचारा है, सब लोगों के बीच में रहते हैं और सब लोगों के लिए काम करते हैं, सब लोगों की आवाज़ बनते हैं। जहाँ भी दीन, शोषित, वंचित, पीड़ितों को जरूरत पड़ेगी वहाँ मनोज मीणा लेगा। जी शुक्रिया। तो ये थे मनोज मीणा, जो कि हर समय युवाओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं और इन दिनों तो प्रदेश में जहाँ कहीं भी कोई आंदोलन होता है सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से इस हाड़ौती के अंदर नरेश मीणा ने एक अलग जगाई है, उसको लग रहा है ये देखना दिलचस्प हो गया कि अंता का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा, जिस दिन नरेश मीणा नामांकन दाखिल कर देंगे और बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी यह तय है कि ये चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है और जिस तरीके से ये युवाओं ने ठान रखा है नरेश मीणा का साथ देने के, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा कैसा होगा। लेकिन फिर मिलेंगे मनोज मीणा के साथ किसी नए वीडियो में और तमाम उन नेताओं से, उन शख्सियत से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो कुछ मुद्दे हो रहे हैं उन सब के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।